हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एल आर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से इफेक्ट्स। तो यदि दोस्तों इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आपको इस वीडियो के सहारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नॉलेज आपको ही नहीं आपके दोस्तों तक भी पहुँचे। तो दोस्तों मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, आपको ना सिर्फ 11th-12th बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें साइंस पूछी जाती है थोड़ी बहुत भी, तो वहाँ पर आपको मदद मिले। इस कोशिश के साथ यहाँ आपको वेल नोन कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं बहुत जल्द ही 1K सब्सक्राइबर के लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं आप सभी का चैनल है, आपका अपना चैनल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आगे चलता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर 4 मैंने स्टार्ट किया हुआ था, और मैं आपको बता दूं कि ये इसका लास्ट वीडियो है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था। तो इसका मैं एक टॉपिक छोड़ चुका था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उसे लेकर के आया हूँ। और इसी में मैं आपको मैग्नेटिज्म और साथ ही साथ जो कुछ थ्योरियाँ थी उनके, जो किस साइंटिस्ट ने उनको लाया, ये इसके बारे में जानकारी दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ताकि सबसे मेन जो जानकारी होगी, जो कि आप वैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ तो ज़रूरी है ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको वेल नोन जानकारी जो कि होगी वीबीटी, एमओटी और वेस्पर थ्योरी, इन तीनों के जो खोज करता, यानी कहने का मतलब किसने प्रपोज किया इन तीनों थ्योरियों को, ये बताया जाएगा। तो आइए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे मेन 4 पॉइंट हैं और उसी पर बेस्ड था। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि आपको इसमें आपको 4 पॉइंट पढ़ने होंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें सबसे पहले पॉइंट में पहला पॉइंट कहता है, जो कि आपके नोट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे चारों पॉइंट। तो पहला पॉइंट कहता है कि जो आपके इसमें अर्धपूरित कक्षा का होना आवश्यक है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कहता है कि किसी भी परमाणु को बंध बनाने के लिए अर्धपूरित कक्षक अनिवार्य हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन में आप देखेंगे कि 1s होता है, तो जिसमें कि 1s होगा तो कुछ इस तरीके से ये अर्धपूरित होगा। या फिर जैसे ऑक्सीजन में आप देखेंगे तो ऑक्सीजन में आपको कुछ इस तरीके से p ऑर्बिटल ही मात्र बना करके मैं आपको बता दूं, तो कुछ इस तरीके से p ऑर्बिटल होता है, जिसमें कि कुछ इस तरीके से आपके भरे होते हैं, जिसमें ये दो अर्धपूरित होते हैं। इस तरीके से अर्धपूरित ही होंगे तब जाकर के ही बॉन्ड बनाया जाएगा। अगर से पूर्ण पूरित होंगे, या फिर कहना चाहिए आपके, जैसे कि आप देख रहे हैं हीलियम मॉलिक्यूल में, हीलियम में आप किस तरीके से देखेंगे तो हीलियम में ये कुछ इस तरीके से हैं। या फिर आप देख रहे हैं जैसे कि आपका कहने का मतलब आपको बता दिया जाए, आपके लिए उदाहरण में आ जाए, मान लीजिए बेरिलियम मॉलिक्यूल, जिसका होता है 4 1s2 2s2, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो कुछ इस तरीके से, तो पूर्ण पूरित होंगे तो फिर कोई बंध नहीं बनेगा, और अर्धपूरित होंगे तभी बंध बनेगा। पहला पॉइंट ये था। तो दोस्तों आपको समझ आ रहा है, जब अर्धपूरित होगा, आप खुद ही सोचिए, अर्धपूरित होगा तभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन लेना देना तभी होगा जबकि कुछ वहाँ पर जगह होगी। जगह ही ना हो, जब पहले से ही वहाँ पर पूर्ण तरीके से वेल नोन वेल डिफाइंड कंप्लीटेशन होगा, तो आप खुद सोचिए कि कोई चीज़ आने से रही। तो इसी वजह से अर्धपूरित कक्षकों का होना आवश्यक होता है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि दूसरे पॉइंट में कि दोनों ही जहाँ बंध बनेंगे तो दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। जैसे कि आप देखिए कैसे अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। एक यदि से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का दिखा रहा हूँ मैं, तो कुछ इस तरीके से अगर से पहले मॉलिक्यूल में घूम रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल में ये नाभिक है मान लीजिए, और यहाँ पर अच्छे से नाभ, ये कुछ इस तरीके से
ये नाभिक नंबर 1 या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सॉरी हाइड्रोजन एटम नंबर 1 है ये H1, तो ये H2, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत घूमेंगे तब जा कर के ये बॉन्ड बनाएंगे। अगर से ये मान लीजिए वीबीटी क्या कह रही है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत, अगर से ये दोनों कुछ इस तरीके से मान लीजिए दोनों का अगर से चक्रण सेम हो जाएगा, चक्रण सेम होगा तो एनर्जी, उसका कहने का मतलब क्या आएगा कि आप इससे ये समझिए कि जैसे ही चक्रण सेम होगा तो एनर्जी कुछ इस तरीके से, पहले की एनर्जी इस तरह बढ़ रही है, दूसरा आएगा इस तरीके से वो भी एनर्जी बढ़ाएगा, तो एनर्जी बढ़ेगी। तो आपको तो पहले से ही पता है कि एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है तो स्थायित्व घटता है, एनर्जी बढ़ती है तो स्थायित्व घटता है। ये आप पहले से जान रहे हैं, और अगर से आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आज से इसे गांठ बांध करके याद रख लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस और थ्योरीज में ये चीज़ आपको काफ़ी काम देगी। तो इस तरीके से ये थ्योरी होती। तो अपोजिट होने से क्या होता है, एक की एनर्जी बढ़ेगी दूसरे की एनर्जी घटेगी, तो दोनों एक दूसरे को एक प्रकार से न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल कर रहे हैं तो ये स्थायित्व को ग्रहण कर लेंगे, स्थायित्व ग्रहण करेंगे। तो कोई भी चीज़ हो स्थायित्व ग्रहण करने के लिए ही बॉन्ड बनाती है, तो स्थायित्व ग्रहण कर लेंगे, इस वजह से एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब तीसरी बात आपको बता दिया जाए, तीसरी बात ये आती है, साथ ही साथ मेरे को अचानक ध्यान आया और एक बात कि ये थ्योरी एमओटी के ठीक पहले आई थी, एमओटी के पहले आई थी ये थ्योरी, एमओटी के पहले और वेस्पर के बाद आई थी। ये चीज़ को भी आप ध्यान रखें कि एमओटी के पहले और वेस्पर के बाद आई थी, और मैं उसी तरीके से इसे अरेंज कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कैसे क्या सिस्टम है मैं अपने प्लेलिस्ट में इसे अरेंज कर दूंगा उस तरीके से। तो आइए दोस्तों, दो पॉइंट आप समझ चुके होंगे। तीसरा पॉइंट कहता है, अब ध्यान दीजिए तीसरे पॉइंट के ऊपर, कि जो इलेक्ट्रॉन है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन में जब बंध बनेगा तो वो अतिव्यापन के समानुपाती होगा। मतलब कि जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड बनेगा। अतिव्यापन का मतलब है कि एक दूसरे से मिल जाना, अतिव्यापन का मतलब है एक दूसरे से मिल जाना। आप खुद ही सोचिए, कुछ इस तरीके से उंगली, एक ही उंगली में कैसे वो रहेगा तो आसानी से छोड़वा सकते हैं, लेकिन जैसे आप इस तरीके से एक दूसरे को पकड़ेंगे, उंगली के जरिए इस तरीके से पकड़ेंगे तो बड़े आसानी से छूट जाएंगे। लेकिन कुछ इस तरीके से, या फिर कह दें तो आप कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे या फिर गले मिल जाएंगे, तो आप खुद ही बताइए, जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सामने वाले को पकड़ेंगे उतना ही मुश्किल सामने वाले को आपसे छुड़ाने में उतनी ही दिक्कत जाएगी। मतलब आपका बंध उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो इस ये बात भी आप आराम से समझ सकते हैं कि जितना अच्छा अतिव्यापन उतना ही ज़्यादा स्थायित्व, यानी उसकी एनर्जी घटेगी और स्थायित्व ग्रहण कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से होता है कि अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन एनर्जी। कुछ इस तरीके से इस समीकरण को ध्यान रख लीजिए। मतलब कि अतिव्यापन स्थायित्व के समानुपाती और ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गई आपकी बात। अब तीसरी बात आएगी आपकी, तीसरी नहीं चौथी, कि जैसे ही आपका जो बॉन्ड बनेगा, तो चौथी और सबसे लास्ट बात कि बंध बनने में जो है एनर्जी मुक्त होगी। कैसे? तो आप जैसे ही जो बंध बनाएंगे, तो बंध बनाएंगे इसका मतलब कि आप एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उस परमाणु को इलेक्ट्रॉन देंगे अणु बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो किसी को कुछ चीज़ देंगे तो कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा। तो वो बाहर क्या निकलेगी? एनर्जी बाहर निकलेगी। कुछ इस तरीके से इसकी थ्योरी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें आपको शॉर्ट में पहले शुरू से बता दूँ कि चारों पॉइंट क्या थे। चारों पॉइंट में पहला पॉइंट था कि जो बंध बनाने के लिए एक अर्धपूरित कक्षक होना आवश्यक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तीसरा डायरेक्शन की ओवरलैपिंग के स्थायित्व ओवरलैपिंग के समानुपाती और ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथा और अंतिम पॉइंट की बंध बनाने में ऊर्जा मुक्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आई होगी। अब मैं आपको मैग्नेटिज्म समझा देता हूँ। तो मैग्नेटिज्म में आपको मैं बता दूं कि मैग्नेटिज्म में आपको ऑक्सीजन, हीलियम और साथ ही साथ जो क्रोमियम, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इन तीनों के सहारे आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए, तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं मैग्नेटिज्म क्या,
मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म में भी क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, न्यूमेरिक वैल्यू निकालना। क्या सीखेंगे हम? न्यूमेरिक वैल्यू निकालना, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किस तरीके से निकालते हैं इसके लिए मैंने एक आपको फार्मूला बताया हुआ है कुछ इस तरीके से, n+2 रूट के अंदर अंडर रूट n+2। तो कुछ इस तरीके का फार्मूला होता है, और बताया हुआ है कि जहाँ n जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर, ये चीज़ है आपको बताया हुआ है। तो ये चीज़ तो आपको पता होगी। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने को सीखने के लिए आपको मेरा पुराना वीडियो, मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे रेगुलर बेस्ड स्टूडेंट हैं, यदि हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आपको ऑक्सीजन, क्रोमियम एंड देन हीलियम, ये तीनों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। यहाँ तक तो आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। आ गया दोस्तों? हाँ, तो लीजिए, आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इस सूत्र में अब तीनों के इसमें मान रखते हैं। तो n, यहाँ पर n बराबर 2 है, 2+2 ये हो गया आपका। तो 2+2 तो 2 × 4, और ये 4 जो है आपका, आप खुद जानते हैं कि 2 का स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर निकल जाएगा, √2, देन 2 × 1.414, क्योंकि √2 का मान इतना होता है, और इसी के सहारे आपका आ जाएगा 2.2828, ये आ चुका है आपका मान। और यही है आपके ऑक्सीजन का आपकी मैग्नेटिक वैल्यू, जो परमाणु, जो इसका परिमाण आता है मैग्नेटिज्म का, वो इतना ही आता है। आइए अब हम बारी का आती है अपनी क्रोमियम की निकालने की। तो क्रोमियम की निकालेंगे तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 और फिर 2, फिर उसके बाद 4 × 6, 4 आपको अभी बताया कि 2 का वर्ग है, और ये 6, 2 × 2.236 ये होता है। और यहाँ से आप मान निकालने जाएंगे तो 4.472, तो ये ही निकल गया आपके किसका? क्रोमियम का। ये होती है आपके न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्रोमियम, किसके किसके लिए? मैग्नेटिज्म के लिए। और आइए दोस्तों, अब हम बात करें हीलियम की। तो हीलियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, 0+2, √0 × 2, और 0 का गुणा किसी में भी करें तो 0, और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। तो ये रहे आपके जो मैग्नेटिज्म की वैल्यू है, ये कुछ इस तरीके से निकलेगी। अब साथ ही साथ आपको बताता हुआ चलूँ कि जो आपके जो थ्योरीज हैं, थ्योरीज गिन के जो खोज करता है, या फिर उनको प्रपोज करने वाले, या फिर उनको दुनिया के सामने लाने वाले वैज्ञानिकों के नाम, तो आपको बताता हुआ चलूँ कि सबसे पहले तो मैं वेस्पर थ्योरी, तो वेस्पर थ्योरी सबसे पहले बताया हूँ मैंने। तो वेस्पर थ्योरी पहले आई। तो वेस्पर थ्योरी के कौन कौन थे, तो याद रखिए कि सिज्विक। कौन थे सबसे पहले? सिज्विक। ये आपको पहले ही बता दूं कि वेरी वेरी IMP, नॉट इन JEE एंड नीट और JEE में तो शायद ही आए, लेकिन फिर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आ जाए तो। लेकिन आपके जो कॉम्पिटेटिव 11th 12th ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इन जगहों पर पे बिल्कुल आ सकता है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। तो कौन है वेस्पर थ्योरी के लिए? सिज्विक एंड पॉवेल। देन आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ VBT, और VBT ही आई थी इसके बाद। तो VBT के लिए सबसे पहले तो बताया किसने? हिटलर एंड लंदन ने, इन दोनों ने बताया। और इसका जो विकास आगे चल कर के विकास जो है किसने करवाया था? तो पॉलिंग
पॉलिंग एंड स्लेटर ने, एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपके एमओटी। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से अभी जो फेमस चल रही है और जिसके सहारे अब मॉडर्न केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल की टेस्टिंग होती है वो एमओटी है। और एमओटी के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक एंड मूलिकन। ये दो वैज्ञानिकों ने प्रपोज की थी आपकी एमओटी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिए होंगे। तो दोस्तों यहीं तक था यह वीडियो। तो दोस्तों आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को।